नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में किसानों के साथ मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जाना है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और जानबूझकर किसानों को पोर्टल में उलझाकर फसल खरीदने से बच रही है। के सीजन में बेमौसमी बरसात के चलते खराब हुई फसलें और उसके बाद अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद में आ रही बाधाएं, ये दो बड़े मुद्दे हैं जो प्रदेश के किसानों के साथ सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रदेश के नेता लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी आज हॉटस्पॉट पर रही है, क्योंकि 3 घंटे के अंतराल में प्रदेश के 3 बड़े नेताओं ने घरौंडा मंडी का दौरा किया है। पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल घरौंडा अनाज मंडी में पहुंचे और यहां अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। जेपी दलाल ने कहा था कि खरीद को लेकर तमाम प्रबंध किए गए हैं। शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन अब उनको सुधार लिया गया है। वहीं उसके बाद घरौंडा अनाज मंडी में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोर्टल की खामियों और मुआवजे की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि सरकार के लस्टर में लॉस हो चुका है, ये गेहूं के लस्टर में लॉस नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का पोर्टल बंद हो चुका है और आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता सरकार को चलता करेगी। हालांकि इसके बाद अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी घरौंडा अनाज मंडी में पहुंचे और करीब आधे घंटे तक उन्होंने मंडी का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री किसानों के साथ सीधा संवाद करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने किसानों के पास जाकर खेतों की स्थिति, फसलों पे हुए बरसात के असर की बातचीत की। वहीं पैदावार को लेकर भी उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी आशंका जताई जा रही थी मौसम की मार उतनी फसलों पर नहीं हुई है, पैदावार काफी हद तक अच्छी निकल रही है। वहीं उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जिस तरह से खराब फसलें हुई हैं उनकी गिरदावरी लगातार की जा रही है और जो भी फसलें खराब हुई हैं उसको क्षतिपूर्ति जो है पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कैथल में फसल खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों ने कहा कि वो बीते 1 हफ्ते से ज्यादा समय से फसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। कैथल में किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दूं कि किसानों की जो फसल थी उसकी खरीद न होने को लेकर किसान में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है और लगातार आज 9वां दिन हो चुका है। किसानों को जो फसल 9 दिन हो चुके हैं मंडी में आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी खरीद न होने को लेकर किसान काफ़ी गुस्सा दिखाई दिए और जो अधिकारियों के आश्वासन लगातार मिल रहे थे उन आश्वासनों से तंग आकर आज किसानों ने कैथल नई अनाज मंडी हाईवे रोड पर जाम लगा दिया। लगभग जाम की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा जाम लगा रहा। तो मौके पर बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, पुलिस कर्मचारी और सेक्रेटरी भी वहां पर मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर वहां से जो जाम है वो खुलवाया गया। लेकिन किसानों द्वारा चेतावनी भी दी गई अधिकारियों को कि अगर जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर खरीद अगर शुरू होती है तो ठीक है, वरना आने वाले कुछ दिनों के बाद भी जो जाम है लगातार किसानों द्वारा लगाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जो अधिकारी द्वारा और सरकार द्वारा कब तक जो खरीद है शुरू होती है या फिर ऐसे ही किसानों का जो जाम है लगातार देखने को मिलेगा। कहते कैमरामैन नसीर सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। हिसार जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होने की वजह से किसान और मजदूर और आड़ती परेशान हैं और किसानों का यह कहना है कि हम लगातार पिछले 5 दिन से गेहूं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से हमें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की मंडियों में 10 दिन से गेहूं की खरीद न होने की वजह से किसान, मजदूर और आड़ती वर्ग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिन से गेहूं का एक दाना भी सरकारी एजेंसी की तरफ से नहीं खरीदा गया है, जिसकी वजह से अब मंडियों में गेहूं के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और 1 या 2 दिन में अधिक गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई तो मंडियों में गेहूं रखने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिससे आड़ती, मजदूर, किसान लगातार चिंतित हो रहे हैं और लगातार सरकार से गेहूं की मांग, खरीदने की मांग कर रहे हैं। वही बात की जाए तो लगभग किसानों का साफ तौर पर कहना कि हम गेहूं से 10 दिन से लगातार गेहूं लेकर आए हुए, लेकिन अभी तक सरकारी एजेंसी की तरफ से
गेहूं में नमी की मात्रा अधिक बताकर रिजेक्ट किया जा रहा है। और वही बात की जाए तो मजदूर का साफ तौर पर कहना कि जब तक गेहूं की खरीद नहीं होगी हमारा काम धंधा पूरी तरह से चौपट रहेगा। वही आड़ती भी लगातार किसानों की समस्या सुनकर परेशान हो रहे हैं और लगातार गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं। यदि बात की जाए तो अभी तक मंडियों में एक दाना भी सरकारी एजेंसी की तरफ से नहीं खरीदा गया है, जिसकी वजह से अब मंडियों में ढेर लगने शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार कब तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करा पाती है। इंडिया न्यूज के लिए इस हाथ से अमित वर्मा। तो भिवानी की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन बारिश होने के चलते गेहूं में फसल के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा थी और इसी के चलते गेहूं सही तरीके से पक नहीं पाया और कटाई लेट होने के चलते मंडियों में भी गेहूं की आवक देरी से हुई। शुरुआती दौर में 3 से 4 हजार क्विंटल ही आवक हुई है। आगे आवक जोर पकड़ेगी। समर्थन मूल्य की बात करें तो 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अन्नदाताओं का पीला सोना खरीदा जा रहा है। 1 अप्रैल से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन खराब मौसम होने के कारण बारिश के कारण गेहूं की फसल नम हो चुकी थी, जिसके चलते पकाव में देरी आई थी और किसानों द्वारा कटाई भी लेट से की गई थी। लेकिन देर से ही सही गेहूं की आवक मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम भिवानी की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसान अपना पीला सोना लेकर के आ रहे हैं। वहीं मंडी प्रधान की माने तो शुरुआती दौर में 3 से 4 हजार क्विंटल ही गेहूं की आवक हो पाई है। वहीं किसानों के लिए समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसके साथ साथ किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं नई अनाज मंडी भिवानी में की गई हैं। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम एक बार फिर से किसानों के लिए कारगर साबित हुई है। सोनीपत की अनाज मंडी में आखिरी सोमवार को सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिसके बाद किसानों ने इंडिया न्यूज हरियाणा का आभार जताया। सोनीपत की अनाज मंडी में 10वें दिन सरकारी खरीद शुरू हो पाई है और इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम एक बार फिर किसानों के लिए कारगर बनी है। दरअसल सोनीपत की अनाज मंडी और प्रदेश की अलग अलग मंडियों को लेकर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा एक मुहिम बनाकर किसानों की समस्या को लगातार प्रमुखता से दिखाया। और इसके बाद सोनीपत की अनाज मंडी में है और यहाँ पे किसान उनसे बातें कर लेते हैं। जिस प्रकार से आज जो है सरकारी खरीद शुरू हो पाई, क्या कहेंगे सबसे पहले? हम इसके बारे में कहेंगे जी कि सरकार को काम करती है ठीक, और हमारा अभी तक हम 8-10 दिन तक गेहूँ ले गए मंडी मारे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और प्राइवेट जो खरीद थी वो बहुत धीमी खरीद थी, 2000 से भी कम रेट में हमारे किसानों को लुटा जा रहा था। और आज सरकार की तरफ से खरीद शुरू हुई है, किसानों को नुकसान ज़्यादा है। और हम चाहते हैं जी जैसे अब जब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा गेहूँ का फसल में, तो सरकार कुछ बोनस दे और किसानों की कुछ और मदद हो सके, जिससे कि किसानों की अपनी लागत निकट जा, कुछ किसानों को फायदा हो। बिल्कुल, हमारे साथ अन्य और भी किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, मंडी में आप पहुंचे हो, आज जो है किस प्रकार सरकारी खरीद हुई है, क्या बारदाना मिल पाया है? हाँ, बारदाना पूरा मिल रहा है। बात करें सरकारी खरीद कितने दिन तक ये आप गेहूँ यहाँ लेकर पहुँचे थे? 1-2 तारीख में गेहूँ आ गया था, 8-9 दिन हो लिए। बाकी जो है पहले 2000, 2050 उससे भी कम खरीद कर रहे थे प्राइवेट में, और सरकारी कर्मचारी आते थे, देखने को भाग जाते थे। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खरीद मतलब हो गई चालू। बात करें तो फसलों को कितना नुकसान हुआ, कैसा गेहूँ इस बार? फसलों को कम से कम 40-45% का कम से कम नुकसान है, और इसलिए मतलब खराबा या बोनस लगा गया 200, 400, 500 रुपये मिले तो नहीं बच। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इधर जिस प्रकार से बारदाना जो है किसानों को दिया गया है और लगातार जो है भराई प्रक्रिया भी तेज की गई है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भराई का कार्य जो है वो तेज गति से हो रहा है। और लिहाजा इंडिया न्यूज हरियाणा एक बार फिर आम जन के लिए सरोकार बनकर उभरी और निश्चित तौर पर आज जो है सोनीपत की अनाज मंडी में भी सरकारी खरीद शुरू हुई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को अंसल सिटी स्थित जैन स्नातक में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए हैं। जैन मुनि सुदर्शन गुरु महाराज के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 8 सालों में दिव्यांगजनों को करीबन 8 करोड़ रुपए के कृत्रिम उपकरण वितरित हुए हैं।
सीएम ने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों का सारा खर्च भी सरकार उठा रही है। इसके साथ ही सरकार ने 45 बाल आश्रम अनाथालय भी चलाए हैं। इसमें अनाथ बच्चों के लिए 18 साल तक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। सुदर्शन लाल जी महाराज की जीवनी से जो प्रेरणा लेने की बातें हैं, वो जैसा सुरेंद्र जैन जी ने बताया है, उन सब बातों को हम पूरा करेंगे। संयोग से ये वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष था। पूरा 1 वर्ष ये कार्यक्रम चले हैं। जन्म शताब्दी वर्ष जो हमने ये पिछले साल शुरू किया था, वो 1 वर्ष के कार्यक्रमों का, जो जन्म शताब्दी वर्षों के कार्यक्रमों का समापन ये हो रहा है। इसके आगे लगातार उनके और जो कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि ये कार्यक्रम 100 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक चलते रहें, ये मेरी शुभकामना। तो शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने रोहतक में विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी आईडी में आई त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सरकारी पोर्टल पर उठाए गए सवाल पर बयान देते हुए कहा कि कमल गुप्ता ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जमाने में पोर्टल युग है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम पोर्टल पर किया जा रहा है। शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पोर्टल पर उठाए गए सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज पोर्टल का युग है, इसलिए हमने पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार को भी कम किया है। शहरी एवं निकाय मंत्री कमल गुप्ता आज रोहतक में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल से ज़्यादा दुकानदारों को उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है। इसके अलावा 160 से ज़्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें वैध करार दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के सरकार के बयान पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इस पोर्टल को बंद करे और सीधे गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा दे। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक, शहरी। तो कुरुक्षेत्र के पेहुआ में ड्रेन पर बनाए जा रहे पुल को लेकर के अधिकारियों के द्वारा की जा रही लेट लतीफी पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जमकर फटकार लगाई। अस्थायी पुल की साइट पर डीसी को लेकर पहुंचे राज्य मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री संदीप सिंह इन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आज राज्य मंत्री संदीप सिंह उपायुक्त के साथ पेहवा ड्रेन पर बन रहे पुल को मामले में अधिकारियों की हीला हवाली को लेकर उपायुक्त के साथ पहुंचे। वे अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता परेशान हो रही है, लेकिन अधिकारी मस्त हैं। यही नहीं, उन्होंने यह मामला ज्ञान में भी लाया, जिससे अफसरशाही में हड़कंप मचा दिखता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या अफसरशाही अपनी वही चाल रखती है या अपनी आदतें सुधारती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो राज्य मंत्री अनूप धानक ने चरखी दादरी के ग्राम सचिव पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल रुद्रोल गांव के सरपंच ने अनूप धानक ने इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर राज्य मंत्री ने ग्राम सचिव पर कार्रवाई की है। चरखी दादरी में आज श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने ग्रीवेंस की मीटिंग ली। ग्रीवेंस की मीटिंग में 15 अपवाद आए, जिनमें से 12 का निपटा कर दिया गया है और 3 पेंडिंग रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं रही वो जन स्वास्थ्य विभाग की रही। दूषित पानी की सप्लाई और सीवर ओवरफ्लो को लेकर लोगों ने बहुत सी शिकायतें की, जिससे मंत्री जी ने एक्शन और एससी को ऑर्डर दे दिया गया कि यहाँ समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। और जो बिहानी एससी बैठते थे उनको एक दिन दादरी में बैठने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। अगर हम ज़मीनी बात करें तो गांव रुद्रोल के सरपंच को अगर वो नहीं मिला तो उनको ऑर्डर दिया गया, अगर जल्द से जल्द ग्राम सचिव के ऑर्डर कर दिए गए हैं कि उनको या तो वो उनके रिकॉर्ड दे, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने नारनौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थन में आने पर उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राहुल गांधी के मामले पर भी बीजेपी सरकार को घेरते हुए किरण ने कहा कि बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन जनता राहुल गांधी के साथ है।
नेत्री विधायक किरण चौधरी आज नारनौल पहुंची। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार है वो किसान मजदूर विरोधी है और उसके समय में कोई भी काम नहीं हो पा रहे। वहीं उन्होंने महंगाई के मुद्दे और अनेक मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरा। वहीं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जो कार्यकर्ता हैं वही उनकी ताकत हैं और वो मजबूती के साथ सरकार का विरोध करें और क्षेत्र के अंदर लोगों की सहायता करें। इसके साथ ही जब पत्रकार वार्ता हुई तो वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बड़े तीखे जवाब दिए और उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़ी है और प्रदेश सरकार की जितनी भी विफलताएं हैं उसको लेकर वे विधानसभा में अक्सर आवाज़ उठाती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस में आने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह क्षेत्र के बड़े नेता हैं और अगर वे कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। प्रदीप बालोड़िया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया और नगर परिषद ने कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए, इसके साथ ही कौन कौन से प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, अनिल विज ने इसको भी चेक किया है। इस दौरान अंबाला कैंट में बन रहे फायर स्टेशन की बिल्डिंग का काम रुकने से अनिल विज नाराज नजर आए। अनिल विज ने कुछ अधिकारी को फोन करके अधिकारी की शिकायत भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्शन लगाना ठीक नहीं है, एक बार में सारी ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए। सरकारी काम में बार बार बाधा पहुंचाने में देशद्रोह बनता है। इस दौरान अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्हें समय पर कैंट्स के प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने बीपीएल राशन कार्ड कटने की बात भी अनिल विज के सामने रखी, जिस पर अनिल विज ने एडमिनिस्ट्रेटर को लोगों की समस्याओं को सुनने और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के फरीदाबाद में मॉक ड्रिल की गई है। इस बात का जायजा लिया कि अगर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो इसको लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है। फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाया गया है। देश भर में आज कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। फरीदाबाद में भी इसी तरह की सिविल हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ये जांच की गई कि यदि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हैं तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। सिविल हॉस्पिटल की पीएमओ सविता यादव ने अपनी देखरेख में इस मॉक ड्रिल को पूरा कराया, जिसमें एक डमी पेशेंट को एम्बुलेंस में लेकर कोविड वार्ड के अंदर ले जाया गया और वहां बेड पर उसका इलाज शुरू किया गया। ऐसे में दूसरी वेव में जो ऑक्सीजन की और स्टाफ की कमी आई थी उसको भी दुरुस्त करने की बात कही गई है। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो फिलहाल 96 बेड कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं और वहां सभी पॉइंट ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में ही एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। यदि ऐसे में अब कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं और लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम में कोविड से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस दौरान डीसी निशांत कुमार यादव ने कई स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया है। मॉक ड्रिल के दौरान कोविड पर नियंत्रण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया गया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरुग्राम में भी आज एक मॉक ड्रिल की गई। हालांकि मॉक ड्रिल पूरे देश के अंदर की जा रही थी, ऐसे में गुरुग्राम के भी ईएसआईसी अस्पताल और गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में जिला उपायुक्त और गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव मौजूद रहे और उनकी देखरेख में ही ये पूरी मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल को करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर स्थिति भयानक होती है तो उस स्थिति के अंदर किस तरीके से लोगों को उपचार दिया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, इसी बात को लेकर के गुरुग्राम में आज ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। तो रेवाड़ी में भी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल करके तैयारियों की जांच की है। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के आईसीयू, वेंटिलेटर संसाधनों को परखा गया है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर भगवान जाटान के नेतृत्व में चिकित्सकों की पूरी टीम मौजूद रही। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश के साथ रेवाड़ी में भी सोमवार को मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई मॉक ड्रिल के दौरान जहां तमाम व्यवस्थाओं को परखा गया, वहीं रेवाड़ी में आपातकालीन व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन प्लांट,
व जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए तमाम जगह निरीक्षण किया गया ताकि आपात पड़ने पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा सके। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जय भगवान जाटान की ओर से रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में आपात सेवाएं जिसमें वेंटिलेटर से लेकर तमाम बेड, ऑक्सीजन प्लांट, तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाकर देखा गया ताकि जो मरीज आए उनको तुरंत उपचार दिया जा सके। इसके अलावा रेवाड़ी भर में जो बीते कोरोना काल के दौरान 31 कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल थे, सीएमओ की ओर से तमाम अस्पतालों में जाकर वहां पर बेड व ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखा गया। इस दौरान रेवाड़ी की बात करने या फिर तमाम पीएचसी, सीएचसी, तमाम पीएचसी, सीएचसी में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है ताकि आने वाले समय में जिस तरह से गुड़गांव या आसपास के जिलों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं लगातार उन पर नज़र रखी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को उपचार दिया जा सके। वहीं बात करें कि रेवाड़ी में अभी तक एक कोविड पॉजिटिव केस है, वहीं लगातार जो सैंपलिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए हैं। रेवाड़ी में इसका असर करीब 131 कोविड मामलों की जांच की गई जिसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया, जो कि राहत भरी खबर कही जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दावा किया कि वह पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में केंद्रीय एजेंसियों की टीम की छापेमारी से प्लाईवुड निर्माता दहशत में हो और इसी के चलते आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि ये छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। यमुनानगर प्लाईवुड का हब है। हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश में भी यहाँ का प्लाईवुड जो है बाहर जाता है, लेकिन आजकल इस उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो भी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। यहाँ पर यूरिया को लेकर, इसके अलावा जीएसटी की क्रीमों को लेकर जो है उद्योगपति परेशान है। उनका ये कहना है कि जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया है वो यूज करते हैं। जब भी टीमें आती हैं तो वहाँ पर जो है सील बंद बैग होते हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। आज भी एक ऐसी ही आवाज़ आई कि केंद्रीय टीमें आ रही हैं तो आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इससे लेबर भी प्रभावित होते हैं। वहीं इंडस्ट्री के प्रधान जे.के. बिहानी ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से जीएसटी को लेकर के और टेक्निकल ग्रेड और जो किसानों को यूरिया को लेकर जो है प्लाईवुड फैक्ट्री वाले परेशान है। इसके अलावा जो प्लाईवुड का रेट है वो भी बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चाहते हैं कि सरकार इसमें व्यापारियों की जायज़ मदद करे। वहीं डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिल का कहना है कि टीमें आती रहती हैं और उनका ये कहना था कि पिछले दिनों भी जब टीमें आई थी तो 2 जगह पर यूपी से लाया हुआ और अवैध स्टॉक मिला था जिसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो सब्सिडी वाला यूरिया है यदि जिस जगह से मिलता है तो वहाँ पर जो है उस जगह के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज होता है। नियम अनुसार काफ़ी जो है कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसमें सजा का भी 10 साल का प्रावधान है। तो वो जो भी काम करते हैं नियम अनुसार करते हैं। बाकी जो फैक्ट्री बंद हो रही नहीं हो रही इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। यमुनानगर से देवीदास शारदा न्यूज़। झज्जर में युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके खुदकुशी कर ली है। यह मामला मदाना खुर्द गांव का है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इसकी जांच कर रही है। जिला झज्जर के बेरीखंड के गांव मदाना खुर्द में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बेटा, बेटी और अपनी पत्नी सहित सभी को मार डाला और खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। लेकिन किन कारणों से ये हत्या हुई और ये आत्महत्या हुई, अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की जो परतें हैं वो खुलकर सामने आएंगी कि किन कारणों के चलते इस व्यक्ति ने अपने परिवार सहित आत्महत्या की है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।